अब वीज़ा फॉर्म इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वीज़ा फॉर्म को लेके ही सबसे ज़्यादा लोग क्वेश्चंस करते हैं चाइना के। तो ये कोई भी कॉलम वहाँ पे आप ब्लैंक ना छोड़ें। हाँ, जहाँ पर ऑप्शन है, जैसे हमने पूछा कि वहाँ 7-8 वीज़ा कैटेगरीज़ हैं, हमें तो टूरिस्ट से मतलब है, तो बाकियों को ब्लैंक छोड़ दिया, वो समझ में आता है। आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं चाइना वीज़ा का 2024 में इंडियन सिटीजन्स के लिए क्या प्रोसेस है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ चाइना वीज़ा कुछ इस तरीके का आता है, जो अभी लेटेस्ट हमारे क्लाइंट का है, और इसका वीज़ा फॉर्म हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कुछ इस तरीके का होता है। मैं सारे पॉइंट टू पॉइंट्स आपको बताऊंगा और आपकी स्क्रीन पे आते रहेंगे। प्रोसेस समझेंगे, वीज़ा फॉर्म समझेंगे कैसे भरना है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, वो सारी चीज़ें समझेंगे। इसी एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होगी। और 2024 के जितने भी रीसेंट रेशियोज और जितने भी ऑल्ट्रेशंस सभी वीज़ा प्रोसेसेस में हो रही है, वो सब हम कवर करने वाले हैं। 2024 के वीज़ा फॉर्म्स, 2024 के प्रोसेसेस थोड़े 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 हर जगह के हल्के फुल्के चेंज हुए हैं, जो आपको वीडियो के थ्रू पता भी चलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका प्रोसेस क्या है, उसके ऊपर फिर वीज़ा फॉर्म पे क्विकली आएंगे। इसका प्रोसेस सिंपल है। चाइना का पहले एक इंडिपेंडेंट वीज़ा सिस्टम था। अगर आप पहले चाइना लगवाते आज से 3-4 साल पहले, तो इंडिपेंडेंट सिस्टम होता था इसका, कि भी अलग से लगाया जाता था। ये वीएफएस के पास नहीं था, बट इसका एब्सोल्यूट हैंडओवर अब वीएफएस ने लिया हुआ है। तब आपको वीएफएस के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। बट अच्छी बात है, इसमें कोई अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं है। ये एक वॉकिंग सिस्टम है कि आप डायरेक्ट जाइए, वहाँ पे डायरेक्ट अपनी फाइल जमा करा सकते हैं। अब फाइल में हमें क्या जमा कराना है, सिंपल है। आपका वीज़ा फॉर्म, जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, वो आपका एक कवर लेटर होता है, जिसमें आप अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, अपने जाने का पर्पस और थोड़ा अपने बारे में बताते हैं। इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज हम कवर लेटर पे भी डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में। और उसके साथ अपना जो ट्रैवल प्लान है, डे वाइज आइटनरी है, होटल वाउचर जहाँ पे आप रुक रहे हैं, फ्लाइट के पीनआरसी, तो साथ में आप मर्ज कर ही दीजिए। आप जो भी काम करते हैं उनकी डिटेल्स, यानी आपका बिजनेस है तो उसके पेपर्स हो गए, आपके जॉब है तो कंपनी से छुट्टी जो आपने ले रखी है, लीव कंफर्मेशन लेटर, उसको लगा सकते हैं। अकाउंट है जो आपका है, चाहे सैलरीड अकाउंट हो, चाहे करंट हो, चाहे सेविंग हो, उसकी स्टेटमेंट लगा लीजिए 6 महीने की, और अपने बैंक से उसको टेस्ट कर लीजिए। राइट, तो ये सब तो है। ऑलराइट, तो अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स मर्ज करने पर फिर आप वॉक इन में जाके अपने ओरिजिनल पासपोर्ट और 2 फोटोग्राफ्स के साथ में पासपोर्ट की एक फोटोकॉपी, ये सब ले जाइए और जमा करा दीजिए। अब वीज़ा फॉर्म इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वीज़ा फॉर्म को लेके ही सबसे ज़्यादा लोग क्वेश्चंस करते हैं चाइना के। चाइना का जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट आता है, वो आता है इसके वीज़ा फॉर्म को लेके। आप जान के हैरान हो जाएंगे, चाइना के रिफ्यूजल्स में वीज़ा फॉर्म गलत भरे जाने का सबसे प्राइम रीज़न देखा जाता है। पहले जो चाइना के प्रोसेसेस होते थे, सब कुछ अच्छा होने के बाद बस वीज़ा फॉर्म की छोटी सी गलती की वजह से एप्लीकेशन लोगों की डिनाई तक हुई है। ओके, तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि चाइना के वीज़ा फॉर्म एज सच होता क्या है, और लोगों से इतनी गलतियां क्यों हो जाती है। तो क्विकली जाएंगे, सारी चीजें समझेंगे। तो आपके सामने वीज़ा फॉर्म आ रहा है, आपको दिख रहा है 1.1A, यहाँ पे फैमिली नेम पूछा गया है, 1.1B मिडिल नेम, और 1.1C गिवन नेम। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अमित कुमार का। मान लीजिए एक पर्सन है, उसका नाम फर्स्ट नेम अमित है, सेकंड नेम कुमार है। पहले इसको समझेंगे, फिर समझेंगे जिसका सेकंड नेम है ही नहीं। ओके, तो उस केस में 1.1A फैमिली नेम में कुमार आ जाएगा। मिडिल नेम अगर है तो लिखे, नहीं है तो वो चला जाएगा यहाँ से, और गिवन नेम में अमित आ गया। अब मान लेते हैं कि अमित कुमार ही है, या कुमार ही नहीं है, सिर्फ अमित है, तो गिवन नेम में अमित हो गया, फैमिली नेम में अमित हो गया, और मिडिल नेम चला जाएगा यहाँ से। 1.1D अदर नेम्स आपके अगर कोई एलियास रहे हैं पास्ट में, जिसके अगेंस्ट आपका पासपोर्ट या कोई नेशनल आईडी बनी है, तो उसको आप मेंशन करें। जैसे लोगों के अक्सर नाम चेंज हो जाते हैं, तो अगर नाम कोई ऐसा था जो आपने पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली चेंज करा दिया और उसके ऊपर नया पासपोर्ट बन गया, पुराने नाम पे भी कोई पासपोर्ट था, तो उसको यहाँ मेंशन किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो पूछा गया ये है कि आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है, आप उसमें अपना नाम लिख दीजिए। इसकी वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं यहाँ पे। 1.2 डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा गया है, ईयर और मंथ और डे। तो ईयर वही चारों, मान लेते हैं किसी का 1990 है और 1 जनवरी है, तो 1990-01-01 आ गया उसका। जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली। 1.4A पे आ जाते हैं। 1.4 कॉलम है जो प्लेस ऑफ बर्थ से रिलेटेड है। 1.4A है जिसमें कंट्री पूछी गई जहाँ पे आप पैदा हुए थे, यानी जो आपके पासपोर्ट पे लिखा है इंडिया। प्रोविंस कौन सी थी, जो भी स्टेट था आपका दिल्ली था या कोलकाता था, वेस्ट बंगाल था, पंजाब था, हिमाचल था, तमिलनाडु था, जो भी था यहाँ पे लिख देंगे आप। उसके बाद आपकी सिटी, जहाँ पर भी आप सिटी में पैदा हुए थे। और मैरिटल स्टेटस 1.5 पे आएंगे, वो आपसे पूछ रहे हैं आप मैरिड हैं, डिवोर्स है, सिंगल है, विडोड है, अदर है, जो भी आपका प्रेजेंट है। जैसे आप मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक कीजिए, आप सिंगल है तो सिंगल पे क्लिक कीजिए, और मैरिड होकर डिवोर्स हो चुके हैं
तो डिवोर्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं काफ़ी सारे लोगों के, जी मैरिज हो रखी है बट यहाँ पे अपडेटेड नहीं है तो पासपोर्ट पे, तो यहाँ पे आप मैरिड अपना क्लिक कर दीजिए, लेकिन साथ में आपको मैरिटल सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना होगा। 1.6 पे आते हैं, नेशनैलिटी आपकी नेचुरल इंडियन आएगा यहाँ पे। 1.6B नेशनल आईडी नंबर या आधार कार्ड नंबर लिखिए। अदर नेशनैलिटीज, अगर कोई पास में कोई और नेशनैलिटी थी तो वो लिखिए। आईडी नंबर ऑफ अदर नेशनैलिटी अकॉर्डिंगली आ जाएगा, पासपोर्ट नंबर ऑफ अदर नेशनैलिटी अकॉर्डिंगली आ जाएगा, और 1.6F यानी अदर परमानेंट रेजिडेंट कंट्री कोई और थी तो वो लिख सकते हैं। आमतौर पे ये पॉइंट्स हमारे यहाँ पे यूज कम होते हैं। 1.6G फॉर्मर नेशनैलिटी, यानी आप पहले किसी और देश के बाशिंदे थे तो यहाँ पे लिख देंगे। 1.6H प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इफ यू हैव एवर हेल्ड चाइनीज नेशनैलिटी, अगर कभी चाइना की कोई सिटीजनशिप कैरी करी है, नेशनैलिटी यानी पासपोर्ट, तो यस आएगा और यहाँ पे आप उसको डिटेल्स को लिख देंगे। 1.7 पे आते हैं। 1.7A टाइप ऑफ पासपोर्ट, यहाँ पे आपका डिप्लोमेटिक है, ऑफिशियल, ऑर्डिनरी या सर्विस या स्पेशल, ऑर्डिनरी ही आएगा। 1.7B पे आते हैं, इस पे लिखा गया पासपोर्ट नंबर, यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। 1.7C इशूइंग कंट्री, जो पासपोर्ट पे इंडिया लिखा तो इंडिया आ जाएगा। प्लेस ऑफ इशू और इशूइंग अथॉरिटी, यहाँ पे इंडिया ही आएगा। प्लेस ऑफ इशू जहाँ पर आपका पासपोर्ट बनना है वो आ जाएगा। 1.7F पे आप देखेंगे इशू डेट और एक्सपायरी डेट है। 1.7G पे अकॉर्डिंगली आप फिल कर देंगे। 1.8A हैव यू एवर लॉस्ट अ पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट और हैड वन स्टोलन, कभी आपका पासपोर्ट गुम हुआ हो या चोरी हुआ हो, तो यहाँ पे आप यस लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आप नो लिखेंगे। 1.8B इफ यस, अगर आपका एक्चुअल में पासपोर्ट गुम हुआ है, चोरी हुआ, तो व्हाट वाज द नंबर, पासपोर्ट नंबर क्या था उसमें, और अगर एक से ज्यादा हो चुके हैं तो वो भी आपको एक्सप्लेन करने हैं। 1.8C इशूइंग कंट्री, रीजन, अथॉरिटी ऑफ द लॉस्ट स्टोलन डॉक्यूमेंट, यानी आपका वो जो गुम हुआ पासपोर्ट था वो किस कंट्री ने बनाया था, अथॉरिटी किसकी थी, तो यहाँ पर भी इंडिया ही आएगा। 1.8D वे डिड यू लूज और हैव इट स्टोलन, अगर इंडिया में लूज हुआ था तो वहाँ पे इंडिया में जहाँ पर भी हुआ था वो लिखिए, इंडिया से बाहर हुआ था वो लिखिए। 1.8E व्हेन डिड यू लूज और हैव इट स्टोलन, तो यहाँ पर जो डेट थी जिसपे आपका गुम हुआ था वो लिखिए। देखिए ये रीजन है जिसकी वजह से लोगों को इतना डिफिकल्ट लगता है चाइनीज वीजा, और लगना भी चाहिए, क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से इनके। अब यहाँ पे आ जाते हैं 2.1 पे, टाइप ऑफ वीजा एंड मेजर पर्पस ऑफ योर विजिट, यहाँ पे इंडिपेंडेंट टूरिस्ट है, ग्रुप मेंबर है, अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिखेंगे। ग्रुप मेंबर, अगर आप एक्चुअल में किसी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में जा रहे हैं जो जिसकी पूरी कंपनी की बुकिंग जो एक चाइनीज ट्रैवल कंपनी ने करी हुई है, तो यहाँ पे आपको ग्रुप मेंबर सेलेक्ट करना होगा। अगर आप इंडिविजुअली ऐसे ही जा रहे हैं या 2-4 दोस्त, 15-20 दोस्त ऐसे मिलके जा रहे हैं, खुद ही बुकिंग करा रखी है, कोई चाइनीज एजेंट नहीं होल्ड रिजर्व किया हुआ, तो यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट ही कर सकते हैं, बट सबका अलग अलग होना चाहिए उस केस पे। इफ चूज बी प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, देखिए ये अब पूछ भी रहे हैं कि भाई जिस भी चाइनीज एजेंसी के साथ आपने काम करा था तो उसकी डिटेल्स लिखिए, तो जो भी चाइना की कंपनी है उसका नंबर और उसका लाइसेंस नंबर यहाँ पर आ जाएगा, उसका नेम और लाइसेंस नंबर। अगर आप टूरिज्म से अलग जा रहे हैं, लेट्स से आप बिजनेस एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, किसी ट्रेड के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप एम वाले के जो कॉलम्स है वो फिल करेंगे, फिर एल वाले को फिल नहीं करना है आपने। सिमिलरली अगर आप किसी एक्सचेंज प्रोग्राम पे जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एफ में, तो उसको क्लिक करेंगे। फैमिली आपकी वहां पर है, आप इनविटेशन पे जा रहे हैं, फैमिली वीजा पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप Q1 Q2 पे क्लिक करेंगे। अकॉर्डिंगली ये सारे हैं। स्टडी पे जा रहे हैं तो आप दिखेंगे नीचे आपको X1 X2 है। आप किसी वर्क पे जा रहे हैं चाइना में काम करने के लिए, तो यहाँ पे Z को आप सिलेक्ट करेंगे। अब आप देखिए वही कैटेगरीज यहाँ पर भी हुई है। क्रू मेंबर का C है, ट्रांजिट का G है, D है। अगर आप वहाँ की PR लेने जा रहे हैं तो यहाँ पे D पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉरनर ऑफ हाई टैलेंट और स्पेशलिस्ट, तो आप यहाँ पे R करेंगे, आप कोई फॉरनर है और किसी रिक्रूटमेंट प्रोग्राम पे जा रहे हैं। जो डिप्लोमेटिक वीजा है, ऑफिशियल वीजा है, मेंबर ऑफ डिप्लोमेटिक मिशंस, आप देखेंगे अलग अलग कैटेगरीज आपके सामने है। अदर पर्पसेस, अगर इसमें भी नहीं है, कोई और ही अदर पर्पस है उसके अलावा, तो यहाँ पे वो क्लिक हो जाएगा। अब 2.2 पे आते हैं। ये सर्विसेज आपसे पूछ रहे हैं, आप नॉर्मल वीजा लेना चाहते हैं एक्सप्रेस, तो आप यहाँ नॉर्मल पे क्लिक कीजिए। अगर आप टाइम शॉर्ट है, आप चाहते हैं जल्दी रिजल्ट है आपका, तो आप एक्सप्रेस पे क्लिक कीजिए। 2.3 में पूछ रहे हैं वीजा डिटेल्स, यानी आपसे खुद ही पूछ रहे हैं कि वीजा कितने दिन का चाहिए, कितनी ड्यूरेशन का चाहिए। तो 2.3A पे आपको दिख रहा होगा कितने दिनों के लिए वैलिड चाहिए आपको, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। 2.3B मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टे, यानी एक बारी में कितना दिन रुकना चाहते हैं आप वो यहाँ पे मेंशन कीजिए। एंट्रीज आप सिंगल, डबल, मल्टीपल लेना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे एंट्री कीजिए। अब नेक्स्ट पे आते हैं, वर्क इन्फॉर्मेशन जो आपसे पूछ रहे हैं। तो 3.1 पे आप देखेंगे करंट ऑक्यूपेशन आपसे पूछा जा रहा है, आप बिजनेसमैन है, कंपनी इंप्लॉई है, क्या है, तो यहाँ पर आप अकॉर्डिंगली वो सिलेक्ट करेंगे। और उसके अलावा 3.2 में एनुअल इनकम जो आपकी एज पर द रिकॉर्ड है, जो प्रेजेंटली आपकी एनुअल इनकम है, मान लेते हैं आपकी सैलरी 50,000 है तो एनुअल इनकम 6 लाख रुपए होगी, तो यहाँ पे आप 6 लाख डाल देंगे। हाँ, 50,000 के अलावा अगर आपको कोई रेंट भी आता है, कोई डिविडेंड आता है, तो उसको ऐड करके आप इसमें 6 से ऊपर डाल सकते हैं। अब 3.3 पे आते हैं, आपसे वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं, आपने किस कंपनी में काम किया हुआ है।
जैसा मैंने बताया, चाइना का वीजा फॉर्म जो है लोगों को फिल करने में राइट ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे लोगों को लगता है कि यार इसकी कोई नीड नहीं है और वो उसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो ये कोई भी कॉलम वहाँ पे आप ब्लैंक ना छोड़ें। हाँ, जहाँ पर ऑप्शन है, जैसे हमने पूछा कि वहाँ 7-8 वीजा कैटेगरीज हैं, हमें तो टूरिस्ट से मतलब है, तो बाकी को ब्लैंक छोड़ दिया, वो समझ में आता है। उसके अलावा कोई कोशिश करें आपका कॉलम ब्लैंक ना जाए। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपने जहाँ जहाँ काम किया हुआ है उसको यहाँ पे मेंशन करें। अब ये काम करने वाला सिर्फ चाइना नहीं है, आप यूएस में भी फाइल करेंगे DS 160, वो भी पूछता है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी मैंने इस डेट से इस डेट तक ABC एंटरप्राइजेस में काम किया, वहां पर मैं सुपरवाइजर था। इस डेट से इस डेट तक XYZ कॉर्पोरेशन में मैंने काम किया, वहां पर मैं मैनेजर था। तो जहां पर जो भी थे यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया। ये डेट बिल्कुल फिक्स होनी जरूरी नहीं है भाई, बहुत 5 साल पहले मैंने काम किया था, मुझे नहीं याद है, तो आप अपने आइडिया से कुछ रैंडम फिगर भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि नियरेस्ट टू करेक्ट डेट हो। ऐसा ना हो आपने 1 जुलाई को करा, आप करें याद तो है नहीं, मैं 1 दिसंबर लिख देता हूं, वो मैच नहीं करेगा। 1 जुलाई का 5 जुलाई चलेगा, बट 1 जुलाई का 1 दिसंबर नहीं चलेगा, राइट। अब नेक्स्ट आ गया एजुकेशन 4 जो सेक्शन है, इसमें ये पूछ रहे हैं 4.1 में कि भाई लैंग्वेज स्किल्स कौन सी है। यहाँ पे अपनी लैंग्वेज पूछ रहे हैं कौन सी आती है आपको, तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। हाँ, 4.2 में पूछा गया एजुकेशन सिंस हाई स्कूल, यानी आपने हाई स्कूल के बाद क्या किया, जो जो पढ़ाई करी है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, MPhil किया, PhD किया, जो भी किया यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली उसको इसी ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉलम आ जाता है 5th कॉलम, फैमिली इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई है। 5.1 में आप देखेंगे करंट रेजिडेंस एड्रेस आपसे मांग रहा है, अभी आप कहाँ रह रहे हैं। तो आपका जो करंट रेजिडेंस एड्रेस है, मैं प्रेफर करूंगा कि आपका पासपोर्ट वाला होना चाहिए। अगर इन केस आपका एड्रेस चेंज हो गया तो उसका कोई ना कोई प्रूफ आपके पास हो। तो यहाँ पे कंट्री इंडिया, अगर इंडिया से कर रहे हैं, प्रोविंस जो भी आपका है, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, जो भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। 51C सिटी पूछा गया आपसे, यहाँ सिटी लिखिए अपनी जो भी है, पोस्टल कोड जो भी है वहाँ का पिन कोड यहाँ लिखिए आप, और फिर अपना एड्रेस 5.1E में लिख सकते हैं। 5.2 में आपका जो प्रेजेंट फोन नंबर है वो और मोबाइल नंबर अगर दोनों सेम है तो दोनों जगह एक ही नंबर भी लिखा जा सकता है। 5.4 पे अपना ईमेल आईडी। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है फोन नंबर और ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल प्रिसाइज हो, क्योंकि अगर एम्बेसी को करस्पॉन्ड करना होता तो इन्हीं डिटेल्स पे करेगी आपसे। 5.5 पे आपको दिखेगा फैमिली मेंबर्स आपके पूछे जा रहे हैं। 5.5A में स्पाउस के बारे में आपकी वाइफ की या हस्बैंड की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी अकॉर्डिंगली, और उनका जो एड्रेस है वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे आप। 5.5B में आपके फादर का पूछा गया, आप उनकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर देंगे। 5.5C में मदर की। 5.5D में चाइल्ड की, अगर आपका कोई चाइल्ड है तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। 5.5E में आपसे पूछा गया है क्या आपका कोई रिलेटिव है अपने पेरेंट्स के अलावा चाइना में, तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। अगर एक्चुअल में कोई रिलेटिव है और उसकी इन्विटेशन पे आप जा रहे हैं तो ही यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। और अगर आपने यस किया तो आपको बताना पड़ेगा उनका नाम क्या है, उनका रिलेशनशिप आपके साथ क्या है और उनका स्टेटस क्या है चाइना के अंदर, यानी वो रेजिडेंट है, वहाँ के सिटीजन है, या परमानेंट रेजिडेंस है, या किसी वीजा पे रह रहे हैं, उस वीजा की कैटेगरी को यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। कॉलम नंबर 6, इन्फॉर्मेशन अबाउट योर इंटेंडेड ट्रिप। 6.1 पे आइटनरी आपसे पूछी गई है, यानी 6.1A डेट ऑफ अराइवल, यहाँ पे डेट लिखेंगे। 6.1B आप कैसे आ रहे हैं, ट्रेन, शिप, फ्लाइट, वो यहाँ पे लिखेंगे। और 6.1C सिटी ऑफ अराइवल, की सिटी पे आ रहे हो यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर 6.1D वापस कब जाएंगे, उस डेट ऑफ डिपार्चर, यहाँ पे डिपार्चर का भी कौन सी फ्लाइट है वो लिखेंगे, अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो वो लिखेंगे, और किस सिटी से डिपार्चर हो यहाँ पे लिख देंगे। 6.1G, 6.1H, 6.1J और 6.1K, ये एक टेबल का हेडिंग है, नीचे आपको दिख रहा होगा सिटी लिखिए, जो भी आपकी पहली सिटी है जो आपने ऊपर फिल किया है, उसके अलावा और लास्ट सिटी भी फिल कर दी है, पहले भी फिल कर दिया आपने, उसके अलावा जहां जहां ट्रैवल कर रहे हैं उसी ऑर्डर में ये सारा कॉलम आप फिल करते चले जाएंगे। 6.2 ये आपने तभी फिल करना है अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है, नहीं तो आप ब्लैंक छोड़ देंगे। 6.3 पे जो भी आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है उसको मेंशन करें, जैसे आप अपने ब्रदर का, मदर का, फादर का, या अपने बच्चों का, अपने स्पाउस का रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। 6.4 आपके इस पे खर्चा कौन कर रहा है। 6.4A आप सेल्फ कर रहे हैं तो इस पे क्लिक करें, अगर कोई स्पॉन्सरशिप है तो B पे क्लिक करें। अगर स्पॉन्सरशिप होती है तो फिर उनकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होती है, और अगर आपका सेल्फ है तो कुछ और नहीं फिल करना। 6.5 पे आते हैं, अकॉर्डिंगली टाइप ऑफ स्पॉन्सर ये पूछा गया तो इसको भी आप ब्लैंक छोड़ देंगे। 6.6 पे आता है, आर यू ट्रैवलिंग विद समबडी दिस टाइम। 6.6A में पूछा गया है तो आपने यस कहना, अगर कोई साथ में जा रहा है, और नहीं जा रहा है तो नो ही करना है। और 6.6B में अब ट्रैवल कंपेनियन जो थे, अब उनके बारे में पूछा जाएगा कि वो कौन कौन है, तो तभी ये यूज होगा। आप उनका जो भी डिटेल्स है यहाँ पे क्लिक कर देंगे, अगर कोई नहीं है तो ये इसको एज इट इज फ्री छोड़ देना है। देखिए फ्री उन्हीं कॉलम को छोड़ना है जो यूजलेस है, जो यूजफुल है उनको फिल करना होगा।
पास्ट ट्रैवल इन्फॉर्मेशन पे आते हैं, पूछेंगे आपसे ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। यहाँ पे 7.1 में प्रीवियस ट्रैवल टू चाइना इज पास्ट 3 इयर्स, कभी आपने किया है तो यस करेंगे, और जहां जहां गए हैं, जिस डेट पे आए, जिस डेट पे गए हैं, वो फिल कर देंगे यहाँ पे 7.1 बी में। तो और अगर आपने कहीं ट्रैवल नहीं किया तो 7.1 ए में उसे दोबारा से नो पे क्लिक कर देंगे। 7.2 पे आते हैं, आपसे पूछ रहे हैं प्रीवियस चाइनीज वीजा जो था उसकी डिटेल यहाँ पे पूछी जाएगी। तो अगर नो है तो नो क्लिक कर दीजिए, पूरा कॉलम खाली रह जाएगा। और अगर यस है, पहले वीजा मिला है, तो इसको यस पे क्लिक कीजिए। ये पूछ रहे हैं आप कैसा टाइप ऑफ वीजा था, प्लेस ऑफ इश्यू, डेट ऑफ इश्यू, सब वीजा पे लिखा होगा आपके पुराने चाइना वीजा को देख के आपने एज इट इज यहाँ पे फिल कर देना है। 2F में आपको दिख रहा होगा, अगर आपके पुराने चाइनीज वीजा में बायोमेट्रिक हुई है तो यस करेंगे, अगर नहीं हुई है तो नो कर देंगे यहाँ पे, राइट। अब आ जाते हैं 7.3 पे, डू यू करंटली होल्ड एनी वैलिड वीजा इश्यूड बाय अदर कंट्रीज। अगर आपके पास दूसरे देशों के वैलिड वीजा हो, यहाँ पे ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब है वैलिड वीजा, सिर्फ लोग के पास कनाडा का वीजा है, यूएस का वीजा, तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, अदरवाइज आप इसे नो कर देंगे। 7.4 में पूछा गया हैव यू ट्रैवल टू एनी अदर कंट्रीज इन द पास्ट 5 इयर्स। अगर आपने किया है तो इस पे यस क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो क्लिक करेंगे। जब आप यस क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आप बताइए कि कहाँ कहाँ आपने ट्रैवल किया, तो कंट्री के नाम लिख दीजिए। जी मैं सिंगापुर गया हूँ, मलेशिया गया हूँ, थाईलैंड गया हूँ, कंबोडिया गया हूँ या दुबई गया हूँ, आप इसमें मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं अदर इन्फॉर्मेशन, कॉलम नंबर 8। ये पूछा जा रहा है हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ वीजा। 8.1 में पूछा गया है, तो अब यहाँ पे क्लिक कर दीजिए नो, मेरा कभी रिफ्यूज नहीं हुआ है। अगर आपका रिफ्यूज हुआ है तो यस कीजिएगा, तब नो नहीं करना है, क्योंकि उनको पता ही होता है सच। तो 8.2 पे आते हैं हैज योर चाइनीज वीजा एवर बीन कैंसल्ड। कभी वीजा मिलके कैंसिल हुआ है तो यहाँ यस या नो जो भी है उसको क्लिक करेंगे। 8.3 पे हैव यू एवर एंटर्ड चाइना इलीगली, ओवरस्टेड और वर्ड इलीगली। कभी चाइना आप ओवरस्टे हुए हो, कभी इलीगल काम किया हो, तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड इन चाइना, है तो यस, अदरवाइज नो। 8.5 डू यू हैव एनी सीरियस मेंटल डिसऑर्डर और इन्फेक्शियस डिजीज, तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। 8.6 हैव यू एवर विजिटेड कंट्रीज और टेरिटरीज वेयर देयर इज एन एपिडेमिक इन द लास्ट 30 days, यस, अदरवाइज नो। हैव यू एवर बीन ट्रेन्ड और डू एनी स्पेशल स्किल्स इन द फील्ड ऑफ फायर आर्म्स एक्सप्लोजिव्स, आपको बम वगैरह बनाने आते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो ही आएगा। 8.8 पे आ जाते हैं, कहने का मतलब है कि ये सारे पॉइंट्स पे अगर किसी में भी यस हो जाता है ना तो वीजा मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ओके। 8.8 पे आ जाते हैं हैव यू एवर सर्व्ड इन एनी मिलिट्री वगैरह, अपने अगर आर्मी वगैरह कभी पास में ज्वाइन करी है तो उस पर यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। 8.8 ए, 8.8 बी, सी, डी, ये आपको जो कॉलम दिख रहे हैं ये सारे, फिर अगर आप इसको यस करते हैं तो आपको फिल करने पड़ेंगे कि भाई किस कंट्री में सर्विस करी, रैंक क्या थी आपके मिलिट्री में, डेट ऑफ सर्विस क्या थी, किस ब्रांच में थे, मिलिट्री स्पेशलिटी क्या थी, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको फिल करना होगा। 0.1% लोगों का यस होता है जो आर्मी के होते हैं, अदरवाइज सबका ये नो ही होता है। बट अगर आप आर्मी बैकग्राउंड के आपने एक्चुअल में सर्व किया तो आपको ये सारे फिल करने होंगे। 8.9 हैव यू एवर सर्व्ड और पार्टिसिपेटेड इन एनी पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सिविल आर्म्ड यूनिट्स, गुरिल्ला वॉरफेयर, और मतलब आपने कभी ऐसा कोई गैंग या ग्रुप ज्वाइन किया है जो लड़ाई वगैरह में इन्वॉल्व हो, तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। ओके, तो आपने कभी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल, सोशल या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके कभी कंट्रीब्यूट किया है या उनसे बिलोंग करते हैं आप। 8.10 में जो पूछा गया है ये करते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। 8.11 इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिक्लेयर, कुछ है आप जो बताना चाहते हैं जो इसमें ना पूछा गया हो, तो यस करेंगे तो उसका नीचे आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देना होगा, अदरवाइज इसको नो ही कीजिए। अब सिग्नेचर एंड डिक्लेरेशन आ जाता है। 9.1 ए में लिखा हुआ है आई हियर बाय डिक्लेयर दैट, आप ये लाइन आप पढ़ेंगे और यहाँ पे नीचे अपना साइन और डेट वगैरह आप डाल देंगे। और अगर आपके बिहाफ पे कोई और फिल कर रहा है तो 9.2 में आप देखेंगे, 9.2 ए में उनका नाम और 9.2 बी में उनका रिलेशनशिप और उनका एड्रेस, 9.2 डी में उनका फ़ोन नंबर लिखेंगे, फिर वो अपने सिग्नेचर और डेट लिखेंगे। दैट्स इट, है ना। कितना लेंथी वीज़ा फॉर्म, तो वही लेंथी है तभी तो इतनी कंप्लेंट आती है। तो ये वीज़ा फॉर्म आप फिल करेंगे और जो हमने पहले डॉक्यूमेंट्स बताए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जाके आप वॉक इन में जाके जमा करा दीजिए। और अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप जिससे भी वीज़ा करवा रहे हैं वो भी आपके बिहाफ पे करा सकते हैं। अगर आप इसमें हमारी सर्विसेज चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है चाइना वीज़ा के प्रोसेस और वीज़ा फॉर्म को समझने में इस वीडियो ने आपकी काफ़ी हेल्प की होगी। किसी भी वीज़ा वर्ल्ड वाइड कंट्री में जाने के लिए, अप्लाई करने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।